हूँ, दस्तक पी के नहीं बोला। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well and your Ramadan is coming along well. And people who are listening to us from different parts of the world, Assalamu alaikum, Namaste, good afternoon, and I hope you all are having a great day. So today we are here once again with another interesting session to commemorate the Earth Day, which happened on April 24th, and a week following the day, to celebrate, to talk about, to think about it, that are we giving Earth its due rights or we are not? Is there any form of violation of Earth rights that is taking place from our end? If yes, how we can rectify it? And for that, we have once again the Honorable Kamla Apa with us from India, who is the advisor, Sangat, a feminist network, and is also affiliated with 1 Billion Rising campaign as South Asian coordinator from India. She has worked extensively on this, and today we are here to know more about all of this from her and to learn and unlearn and to understand what is it that we can do better to fulfill the rights of Earth who has actually given us birth. So over to you, Kamla Apa, for the introductory remarks. Namaste, salam, Ramzan Mubarak. ह्यूमन राइट्स, अर्थ राइट्स, जिंदाबाद। तो सबसे पहले तो दस्तक को, हीरा, तुम्हारी टीम को, तुमको मुबारक देती हूँ कि तुम लोग फिर से ये वेबिनार्स कर रहे हो और इस मर्तबा धरती माता के बारे में अर्थ डे से रिलेट करके कर रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुमने गलती से अभी कह दिया कि 24 अप्रैल को था अर्थ डे। एक्चुअली 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, लेकिन मेरी नजर में रोजाना अर्थ डे होता है। चंद घंटों को भी अगर अर्थ डे ना हो, अर्थ ना हो, तो हम इंसान तो बचे नहीं। तो हमारे बचे रहने के लिए ये होता है। और कई वर्षों से लोग दुनिया के बहुत से ममालिक में अर्थ डे मनाते हैं। इसलिए नहीं कि अर्थ डे सिर्फ एक दिन होता है, जैसे हम अपना जन्मदिन एक दिन मनाते हैं। तो याद करने के लिए, फिर से कस्में खाने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए बातचीत करते हैं। तो चलिए हम लोग भी बातचीत करते हैं। और एक बार मैं फिर दोहराती हूं कि मेरे लिए सिर्फ 22 अप्रैल नहीं, हर दिन अर्थ डे है। दूसरा, मैं ये मानती हूं कि हम इंसान कायनात के बच्चे हैं, और अर्थ को आप कायनात कह लें, प्लैनेट कह लें, धरती माँ कह लें, वी मीन द सेम थिंग। दिस one planet, this one earth, which we share with every other living being, we are aware of. तो उसको आप अर्थ कह लो, कायनात कह लो, प्रकृति कह लो, कुदरत कह लो, प्लैनेट कह लो। अगर हम एवोल्यूशन में यकीन करते हैं, एवोल्यूशन में यकीन करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम भी धीरे 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 जानवरों से बदलकर इंसान बने, apes, gorillas, and the final evolution was human. अब इसके बाद हम क्या बनेंगे? I think we are waiting to see कुछ और बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो दोस्तों,
कायनात ने पैदा किया है और कायनात ही हमें पूरे वक्त जिंदा रखती है। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने पर कितनी मारामारी हो रही है, सिलेंडर्स के लिए कितनी मारामारी हो रही है, और ये अर्थ हमें हजारों सालों से ऑक्सीजन दिए जा रही है और हम शुक्रिया अदा करना भी भूल जाते हैं। आजकल हम एक दिन में 40-40 हजार रुपए का कमरा लेके ऑक्सीजन के लिए आईसीयू में पड़े रहते हैं, तब हमें पता लगता है कि क्या अहमियत है कायनात की। तो पानी, सूरज, और आज मैं सोच रही थी कि ये जो लाइट है किससे बनती है? ये भी पानी से बनती है या कोयले से बनती है? ये दोनों भी कुदरत से ही आते हैं। अभी मैं जो खाना खा के बैठी हूं उसमें सब कुछ था जो कुदरत से आया था। तो हम कुदरत के बच्चे हैं और हमने देखा है कि जब कुदरत थोड़ी सी भी हमसे खफा हो जाती है तो वो हमारी क्लास ले लेती है। Hira, is it all right if I speak mainly in Urdu if our participants are mainly Urdu speaking? बिल्कुल कमला आपा, it's absolutely ठीक है। हाँ, तो कभी सुनामी करके वो हमें पाठ पढ़ा देती है, आजकल कोविड करके पाठ पढ़ा रही है। So I don't think कुदरत takes human beings too seriously. तो जो नुकसानात हम कुदरत को पहुंचाते हैं उसको मुझे नहीं लगता कुदरत को कोई फर्क पड़ता होगा। फर्क हमें पड़ता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम कुदरत को बचाएंगे। तो sometimes I feel this is lack of humility when somebody like me says, how can I save nature? अरे तू है कौन उसको सेव करने वाली? है कौन तू उसको सेव करने वाली? What power do you have to save her? हाँ, if you want to save yourself, then you should try and live with harmony, in harmony with her, not destroy her, not pollute too much so that you can't breathe, not pollute the water so that you can't drink, not pollute agriculture through industrial agriculture so that you are not eating cancer cells all the time. तो मेरी नजर में कुदरत मेरी तो अम्मा है और मैं कुछ नहीं हूं उसके सामने। लेकिन हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो कुछ कल्चर्स हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं, कुछ धर्म हैं जो समझते हैं कि इंसान कुदरत के ऊपर है। कुदरत हमारे लिए बनी है और हम उसका यूज और अब्यूज दोनों कर सकते हैं क्योंकि बड़े हम हैं। वी आर सुपीरियर टू नेचर। इसी तरह कुछ लोग समझते हैं कि मर्द औरत से सुपीरियर है, ब्राह्मण शूद्र से सुपीरियर है, गोरे लोग कालों से सुपीरियर हैं, एक मजहब दूसरे मजहब से सुपीरियर है। तो ये इंसानों में ये चलता रहता है कि कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर। I feel between humans and nature, all powerful is nature. तो हम सबको दोस्तों ये सोचना पड़ेगा कि क्या कुदरत कोई चीज है, उसका हम इस्तेमाल कर लें। जहां मर्जी आए डैम बना लें, जहां मर्जी आए उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर डाल दें, जहां मर्जी आए वहां पर बम बना के फेंक दें, जहां मर्जी आए जंगल के जंगल काट दें और वो कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये जो थिंकिंग है ये किस चीज पर बेस्ड है? वो इस चीज पर बेस्ड है कि कुदरत अलग है, हम अलग हैं, सेपरेशन। हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सेपरेशन। औरत अलग है, मर्द अलग है, सेपरेशन। और हम एक दूसरे का तशद्दुद कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इनमें कुछ सुपीरियर है। तो व्हाइट रेस सुपीरियर है, तो उनको अगर अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट करना है तो वो पैसिफिक आइलैंड्स में जाके न्यूक्लियर टेस्ट कर लें,
क्योंकि वहां पर तो इंडिजिनस लोग रहते हैं, वो तो इंसान नहीं है, दे आर सब ह्यूमन, और नेचर तो लिविंग है ही नहीं। हम गोरे, मतलब अमेरिका में हमको नहीं करना इसका टेस्ट क्योंकि हमारी कीमत बहुत ज्यादा है। इंडिया में जब हम टेस्ट करते हैं या पाकिस्तान में हम टेस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं? जहां ट्राइबल्स रहते हैं, जहां गरीब रहते हैं। हम राजस्थान में जाके न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि ठीक है उसका जहर फैले, कौन मरेगा? गरीब मरेंगे ना। तो गरीब तो दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर सब ह्यूमन, और कुदरत तो ह्यूमन है ही नहीं। तो इन चीजों पे ये जो सेपरेशन है आज पूरी दुनिया के, और एक बार मैंने सेपरेट कर लिया कुदरत को मुझसे, चूड़ों को, जैसा पंजाब में कहते हैं चूड़ों को मुझसे, तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होती उनको खत्म करने की, उनको मारने की, उनको एक्सप्लॉइट करने की, उनको गाली देने की, उनका रेप करने की। कैसा भी मन। तो सेपरेशन इज द वे, वी आर सेपरेट। इसको कुछ होगा तो मैं बच जाऊंगी, और ये अगर आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सबसे पहले तो दिस थिंकिंग, वी आर सेपरेट, सम पीपल आर सुपीरियर एंड ह्यूमंस आर सुपीरियर। अब इसके साथ आप नेक्स्ट पॉइंट जोड़ दो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया नेचर को। हमने आग बनाना सीख लिया, हमने कपड़े बनाना सीख लिया, हमारे लिए सर्दी और गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने घर बनाकर सैलाब से बचना सीख लिया, हमने सब सीख लिया। और अब हम कुदरत से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से डरते भी नहीं है। बाहर गर्मी है दिल्ली में, मैं पंखा चला लिया, अगले हफ्ते से एयर कंडीशनर चला लूंगी, तो अब गर्मी का भी कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बादलों को देख के उसको हाथ नहीं जोड़ने, जैसा हम गांव वाले जोड़ते हैं कि की कर रही है कुदरत अम्मा, कैर ना कर। वो मेरे वास्ते तो कुछ कैर हो ही नहीं सकता, मेरे को एयर कंडीशनर है, मेरे को सब कुछ है, वो बाहर कुछ भी कर दी रहे, मैं तो ठीक। हाँ, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आके कुदरत के तशद्दुद को, उसके एक्सप्लॉयटेशन को, उसके अब्यूज को बढ़ा दिया। अब हम कुदरत के साथ कुछ भी कर लेते हैं। एक बात और सोचिए, थोड़ा रिसर्च पे जाइए, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिसर्च ने मुझे सिखाया कि जब तक इंसान कुदरत पर डिपेंडेंट थे, कुदरत से डरते थे। कौन से मजहब थे वहां, किस चीज की पूजा होती थी 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, और कुछ जगह आज भी किस चीज की पूजा होती है? सबसे बड़ा कौन? कुदरत। तो नेचर वर्शिप और गॉडेस वर्शिप पूरी दुनिया में, ग्रीस में भी था, रोम में भी गॉडेसेस थी, मायन कल्चर में भी गॉडेसेस थी। तो नेचर एंड विमेन दोनों, क्योंकि दोनों क्रिएटिव हैं, दोनों जननी है, दोनों प्रोक्रिएट करती हैं। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसानों का कंट्रोल नेचर पर बढ़ा दिया, आप देखोगे कि पिछले 3, 4, 5,000 साल में, और मैं साइंटिफिकली बात कर रही हूँ, रिसर्च की बात कर रही हूँ, मैं मजहब के हवाले से नहीं बोल रही, तो मैं उनके हवाले से बोल रही हूँ, प्लीज हाँ सुन लीजिएगा। उसके बाद जितने भी मजहब आए, उसमें क्रिएटर जो था वो इन द इमेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड बिकेम ही, गॉड द फादर, the Holy Spirit and the Holy Son. मदर गॉडेसेस का पत्ता कट गया हर मजहब में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जब गोरे लोगों ने इंग्लैंड वगैरह पर टेक्नोलॉजी बढ़ा ली,
अब वो सबको कंट्रोल करना चाहते थे और शिपिंग भी आ गई। टेक्नोलॉजी और शिप्स की मदद से उन्होंने कॉलोनियलिज्म चालू किया 500 साल पहले। इंडिया ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, इंडिया की जगह अमेरिका पहुंच गए, वेस्ट इंडीज पहुंच गए। 500 साल पहले कॉलोनाइजेशन चालू हो गया। तो अब आप देखिए ये पूरा दौर चालू हो गया, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज करने का और कॉन्टिनेंट्स में रहने वालों को कॉलोनाइज करने का। वेस्ट इंडीज में लेबर चाहिए थी नेचर को टेम करने के लिए, तो इंडिया से स्लेव्स ले गए। यूएसए को कॉलोनाइज कर लिया, हजारों लाखों लोगों को मार के, और फिर अफ्रीका से स्लेव्स ले गए कि भाई हम अकेले तो अंग्रेज लोग आए थोड़े से हैं यूरोप से, हमसे तो ये नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी हमसे नहीं होगा, न्यूजीलैंड भी हमसे नहीं होगा। तो तुम देखो कि कैसे कैसे हमने नेचर को कॉलोनाइज किया, और उसे कॉलोनाइज करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत पड़ी, तो हमने स्लेवरी चालू की। तो तुम देखते जाओ कैसे बढ़ता जा रहा है, और फिर अभी 150-200 साल से कैपिटलिज्म आ गया, द फाइनल स्टेज ऑफ enslaving nature and enslaving human beings. अब धीरे धीरे कैपिटलिज्म और टेक्नोलॉजी की मदद से एक छोटी सी माइनॉरिटी का कंट्रोल बढ़ता गया एंड इनइक्वालिटीज बढ़ती गई। तो दोस्तों कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा भगवान कौन है? प्रॉफिट, मुनाफाखोरी, ग्रीड, मनी, सबसे बड़ा रुपया। एक हिंदी गाना है, सबसे बड़ा रुपया। सो टेक्नोलॉजी की मदद जैसे जैसे हुई उसी तरह एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया, अमीर गरीब का फर्क बढ़ गया, अमीर देशों और गरीब देशों का फर्क बढ़ता गया, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स का फर्क बढ़ता गया, औरत और मर्द का। तो अब हम इतना सा मैंने बताया, हम देख सकते हैं कि कहां अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन कैसे जुड़े हैं। ठीक है, आज कोविड के जमाने में अगर हमें अर्थ राइट्स ह्यूमन राइट्स चाहिए, और राइट छोड़ दो, उसको जिंदा रहने का अगर राइट चाहिए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें कुदरत के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो हमने टाइटल दिया है वो यही है कि क्या अर्थ राइट्स के बगैर ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। और यहां आई एक्चुअली मीन, क्या अर्थ के साथ हार्मनी में जिए बगैर क्या इंसान जिंदा रह सकते हैं? राइट्स तो छोड़ दे यार, लीव राइट्स। Is human life possible? Forget about rights. I don't think it's possible. और मैं यही कह रही हूं कि अर्थ के साथ, कुदरत के साथ हार्मनी में रहे बगैर हम इंसान नहीं जी सकते। इसीलिए आज क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की इतनी बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की इतनी बात हो रही है, क्योंकि हमें दिख रहा है दिल्ली में, लाहौर में हम सांस नहीं ले सकते। लाखों लोग नॉर्मल टाइम्स में बिना रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के साथ मर रहे हैं। दिल्ली छोड़ छोड़ के बच्चों के माँ बाप जा रहे हैं। पूरे पंजाब में जहां पर इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर आई, आपके यहाँ का नहीं मालूम, हमारे यहाँ का कैंसर रेट देखिए कितना बड़ा है पंजाब में, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर। तो बीबी मैं यहां रुकती हूं, और ये जो मैंने जो बेस है बता दिया, कल्चर मतलब दैट कल्चर विच थिंक्स कि नेचर नीचे है, इंसान ऊपर है। कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
को लेके हमने इसको एक्सप्लॉइट किया, कैसे फिर कैपिटलिज्म ने आके कॉलोनियलिज्म, और कैसे अगर नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ह्यूमंस को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और रेसिज्म, पेट्रियार्की, कास्टिज्म, ये तमाम इसकी देन है। एंड द बेसिक फ्लॉ क्या है? हम सेपरेट हैं, कि पाकिस्तान इंडिया अलग अलग है। सच में? हिंदू मुसलमान अलग अलग है? रियली? नेचर और हम अलग अलग है? आर यू श्योर? ये जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है कि कमला मर जाए लेकिन हीरा जी लेगी, कब तक? तो आजकल लोग बात कर रहे हैं कि हम अलग नहीं हैं, वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर इंटरडिपेंडेंट, एंड देयर इज एनफ प्रूफ फॉर दैट। कम से कम मेरे लिए काफी। ऑल राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच कमला आपा। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी मेरे लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, इसको समझना शुरू किया है। दस्तक ने भी बहुत रिसेंटली इस पे काम शुरू किया है। सो इट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। आपने बीच में एक बात की कि जब लोगों की डिपेंडेंसी अर्थ के ऊपर ज़्यादा थी तो क्राइसिस कम थे, or like when we used to regard earth for all the things that it has given us, so there used to be less form of crises, natural disasters, etc. So agar aap is cheez pe thoda sa aur explain karenge with examples, so it would be you know that why is it important for us to connect with mother nature, and what is it that we are doing wrong in that regard? नहीं देखो, मैंने नहीं कहा कि क्राइसिस कम थे। I didn't say. No, I didn't say that. नेचुरल क्राइसिस ज्यादा थे, हम कुदरत को कंट्रोल नहीं करते थे, इसलिए कुदरत से हम डरते थे कि बाढ़ तू मत आना, ड्राउट प्लीज मत आना, सांप तू मत काटना। तो नेचुरल डिजास्टर ज्यादा थे, इलाज का हमें ज्यादा नहीं मालूम था, हम कैसे बचेंगे, जंगली जानवरों से बचने का हमें वो नहीं था। तो पहले हम उनसे डरते थे, उनसे खौफ खाते थे, और क्राइसिस बहुत थे। मगर अब धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो क्राइसिस आ रहे हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड है। ठीक है, वो नेचर क्रिएटेड नहीं है। पहले नेचर वाले थे तो ठीक है, हम नेचर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते, देख लेते कैसे बच रहे हैं, और वहां आके हम बैलेंस बना लेते। लेकिन हमने बैलेंस बनाने की जगह ग्रीड की वजह से, प्रॉफिट की वजह से पूरे जंगल काट दिए, इंडस्ट्रियलाइज कर दिया सारा की सारा, अर्बनाइज कर दिया सारा की सारा। तो अब जो क्राइसिस हैं वो ह्यूमन मेड है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इवन COVID-19 is human made, and there are all kinds of theories which we will never find out. अब जो नागासाकी और हिरोशिमा पे हुआ, जहां पर लाखों की तादाद में लोग खत्म हो गए, जो हमारे भोपाल में हुआ, तो ये तो हमारे बनाए हुए हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले जो क्राइसिस थे वो नेचर के बनाए थे, बीमारी भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो कई बीमारियां भी हमारी पैदा की हुई थी। मलेरिया भी कुछ लोग कहते हैं, कॉलेरा भी कुछ लोग कहते हैं, ये ह्यूमन इंटरैक्शन की वजह से आए। तो प्रॉब्लम्स तब भी थी, आज भी हैं। आज ऐसी हैं कि लग रहा है कि पूरी कायनात, हम इंसानों की कायनात खत्म हो जाएगी। कुदरत तो करोड़ों सालों से कभी खत्म हुई नहीं, वो तो एक रूप से दूसरा रूप ले लेती है। स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो मैं वो कह रही थी, आई डोंट थिंक कि पहले कब थे। अच्छा कमला आपा, जैसे हम इंटरसेक्शनलिज्म की बात करते हैं ना,
like जैसे पहले भी आपने explain किया. So if we can just talk a little bit about the intersection between हमने बात की human rights, earth rights, but its connection with violence against women and particularly women farmers and women working in vulnerable communities and impact of climate crisis on them. So I would like to know your thoughts about it. इसके पहले मैं एक और लफ्ज जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, इको फेमिनिज्म. इको इकोनॉमिक फेमिनिज्म नहीं, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म. तो फेमिनिस्ट्स ने कुदरत और औरत के रिश्ते पर बहुत काम किया है. सब फेमिनिस्ट ने नहीं, कुछ फेमिनिस्ट ने. और देखो, इंसान का, मर्द और औरत और ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स, सब हम कुदरत के बच्चे हैं, सबका रिश्ता है. मगर अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो औरत का कुछ और तरह का, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा इंटीमेट, मर्द के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा रिश्ता है. एक तो जिस्मानी, जैसे एक पेड़ बड़ी हो जाती है, उसके फूल लगते हैं, उसका फल लगता है, उससे फिर बीज पैदा होते हैं. ठीक उसी तरह एक औरत, उसका बीज पनपता है, वो दूध बनाती है, पिलाती है, जो मर्द नहीं करते. और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है. तो इस वजह से हम भी नेचुरल क्रिएटिविटी की मालिक हैं. हमें कुदरत ने यह कुव्वत दी है. और चूंकि हमारा जिस्म बच्चे भी पैदा करता था, तो हम थोड़ा ज्यादा एक जगह पर रहते थे. तो इसलिए आज पूरी दुनिया मानती है कि एग्रीकल्चर की ईजाद औरत ने की. She found out the principles of agriculture, कि ये वाला बीज लगाओगे तो ये पैदा होगा, ये लगाओगे तो ये पैदा होगा. इन बीजों की नेचर क्या है, इनकी सीजनैलिटी क्या है. ऑल्सो कुदरत की मदद से जो क्राफ्ट्स बनते हैं, टोकरियां, कपड़े, ऊन, तमाम चीजें औरतों ने इजाद की, औरतों ने शुरू की. थर्डली, बच्चों को खाना खिलाना, दूध पिला के पहले, फिर दूसरा खाना. तो एग्रीकल्चर और फूड का डायरेक्ट रिश्ता. एंड फूड में जो हर्ब्स लगती हैं, हल्दी है, जीरा है, काली मिर्च है, फलानी है, ढिकानी है, उसका हेल्थ यूज. All these are also medicinal plants. तो औरत का रिश्ता एग्रीकल्चर से, फूड से, मेडिसिन से है. फोर्थली, जो कुदरत पर अटैक हुए और लोगों पर अटैक हुए, कॉलोनाइजेशन, उसमें औरतों की कोई डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं थी. अर्बनाइजेशन में औरतों की डायरेक्ट एक्टिविज्म नहीं था. ये सब मर्दों का किया हुआ. colonialism, wars, urbanization. आज भी आप देखो कि दिल्ली में जितने मजदूर हैं, उनकी औरतें कहाँ हैं? वो गांव में ही हैं. अभी ये अपने खेत छोड़ के चले आते हैं. तुम भी देख लो, इस्लामाबाद में गांवों से मर्द आ जाते हैं, फिर जब फसल काटने का टाइम होता है वापस चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा के. औरत वहीं रहती है, अपनी जड़ें जमाई रहती है, जब तक कि गांव में पेट भरना मुश्किल हो जाए, तब औरत भी शहर आती है, वरना नहीं आती. तो इसीलिए इको फेमिनिज्म की बात हुई. और इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म ने और कॉलोनियलिज्म ने नेचर पर किया है, वही कुदरत पर वही औरत पर किया है. सो दे सॉ द लिंक बिटवीन
exploitation of nature and exploitation of women and girls. ताकतवर मर्दों ने दोनों को एनस्लेव किया, कॉलोनाइज किया, दोनों को, नेचर को और औरत को। कॉलोनाइज का मतलब क्या होता है? कॉलोनी की जितनी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना। तो नेचर की जमीन का, पानी का, जंगलों का इस्तेमाल करो, औरत के जिस्म का, औरत की सेक्स का, औरत की प्रोडक्टिव पावर का इस्तेमाल करो। तो एक जर्मन फेमिनिस्ट ने कहा था कोई 40 साल पहले, दैट विमेन आर द लास्ट कॉलोनी। बाकी कॉलोनीज आजाद हो गई, लेकिन हर मर्द की एक कॉलोनी है उसके घर में, और वो उसका तमाम तरीकों से इस्तेमाल करता है, सेक्सुअल, फिजिकल, लेबर, एवरीथिंग। And each one of them has a colony at home, जिसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, जिसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इको फेमिनिज्म। अब मैं आती हूं, जैसा मैंने कहा कि कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, रेस और कास्ट और पेट्रियार्की ये जुड़े हुए हैं, और मैं इनका कनेक्शन समझा चुकी हूं ऑलरेडी। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सिस्टम से लड़के हम निजात नहीं पा सकते। मैं कास्टिज्म से लड़ लूं कि मैं कास्ट को नहीं मानती, लेकिन पेट्रियार्की से न लड़ूं तो औरत के जैसे तो मैं पिटती रहूंगी ना। और अगर मैं पेट्रियार्की से लड़ लूं मगर मैं छोटी जात की हूं तो फिर मैं जात में पिटती रहूंगी। एक काम, अमेरिका की काली औरत, उसको तो दोनों से लड़ना है, उसको रेस से भी लड़ना है, उसको पेट्रियार्की से भी लड़ना है, उसको क्लास से भी लड़ना है। तो हम इसको कहते हैं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल का मतलब मैं एक बार और समझा दूं, हमारे चारों तरफ 4, 5, 6 बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, पेट्रियार्की, क्लास, रेस, कास्ट, कुछ और आजकल जोड़ सकते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी वगैरह। ठीक है। अब अगर हम इनको सड़कें माने, ये अलग अलग सड़कें हैं, मगर मेरे अंदर ये तमाम सड़कें एक चौराहे पर, 6 राहे पर मिल जाती हैं, क्योंकि मैं कमला या तुम हीरा, हम सिर्फ एक औरत नहीं है। हम ये जो तमाम सिस्टम्स हैं हम उनका भी हिस्सा हैं। मैं सिर्फ पेट्रियार्की का हिस्सा नहीं हूं, मैं क्लास का भी हिस्सा हूं और मैं अपर क्लास हूं। तो मैं आज दिल्ली से बैठ के एक और अपर क्लास औरत के साथ जूम पर बात कर सकती हूं, और इस जूम के जरिए मैं नेचर को और एक्सप्लॉइट कर सकती हूं। मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि 1 घंटे की जूम की क्लास का कितना असर नेचर पर पड़ता है। और हम तो बात कर रहे हैं नेचर को बचाने की, लेकिन हमारे तो बात करने के तरीके ऐसे हैं कि बचाएंगे क्या, अभी तो सत्यानाश ही कर रहे हैं। तो मैं औरत भी हूं, अपर क्लास हूं। अगर इंडिया में हिंदुइज्म मेजॉरिटी है तो मैं हिंदू हूं, तो मैं दूसरों पर तशद्दुद कर सकती हूं, मुस्लिम्स पर। मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट हूं, मैं अभी भी एबल बॉडीड हूं,
हाँ, मैं कलर्ड हूं, तो जब मैं अमेरिका जाती हूँ, इंग्लैंड जाती हूँ, वहां पर मुझे थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि मैं वाइट नहीं हूं। लेकिन वहां तो मैं रहती नहीं हूं, मैं थर्ड वर्ल्ड की हूं। तो इंग्लैंड में जब पहुंचती हूँ तो मेरा पासपोर्ट देख के मुझे थोड़ा ईयू वाली लाइन में नहीं जा सकती, थर्ड वर्ल्ड की लाइन में जाना पड़ता है। तो ईयू वाले 1 मिनट में निकल जाते हैं, मुझे 1 घंटा लगता है। तो इन दो चीजों में मैं कमतर हूं, मगर वहां मैं रहती नहीं हूं। तो बीबी, अगर तुम असली में देखो तो इंडिया में तुम और मैं 90% इंडियन और पाकिस्तानी से ज्यादा पावरफुल हैं। औरत जरूर है, मगर अपर क्लास औरत है। तुम अपने मुल्क में मेजॉरिटी को बिलोंग करती हो एज अ मुस्लिम, तुम्हें डर नहीं लगेगा कि मुझे ये कह के अब मार देंगे, और मुझे ये कह के मार देंगे, मुझे हिंदू कह के। और मुझे यहां डर नहीं लगेगा कि मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि तू मुस्लिम है, पाकिस्तान चली जा। सो या पेट्रियार्की में मैं मार खाती हूँ सिर्फ एक में, लेकिन 4 में मैं मार लगाती हूँ। और एंड दिस इज व्हाट इज इंटरसेक्शनैलिटी। तो हम ये समझते हैं, बहुत सी फेमिनिस्ट, नॉट ऑल, गोरी औरतों ने अमेरिका में इंटरसेक्शनैलिटी की बात नहीं की थी, इसीलिए वहां ब्लैक औरतों को ब्लैक फेमिनिज्म शुरू करना पड़ा। हमने इंडिया में दलित्स की ज्यादा बात नहीं की, तो उन्होंने दलित फेमिनिज्म शुरू किया। हमसे कहा कि तुम लोगों के मुंह से कास्ट पर बात ही नहीं निकलती है। मुस्लिम औरतों ने हमें कहा कि अरे तुम्हारा फेमिनिज्म तो हिंदू फेमिनिज्म है। तुमने कब बात की मुस्लिम औरत के राइट्स की? एंड दे वर राइट, वी हैड टू लर्न फ्रॉम देम। तो ये है दीदी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा हमें 1 बिलियन राइजिंग की तरफ भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कमलापा, और जैसे आप बात कर रही हैं तो मैं सोच रही हूँ और मुझे वाकई में एहसास हो रहा है कि हम भी जैसे दस्तक के ऊपर, जब हम मैरिज की बात करते हैं, हम डिफरेंट लॉज की बात करते हैं, तो हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान डज नॉट जस्ट बिलोंग टू मुस्लिम्स। So if we really want to be intersectional, maybe we need to talk about all of these issues in a more inclusive way on our platforms. And having said that, yes, certainly I would like to know more about 1 Billion Rising campaign, because that was also one of the reasons we are conducting this webinar, so that we can learn what the campaign is all about, how we can participate, and how other people can participate at individual level as well as at organizational level in the global campaign. ठीक है बीबी। तो मैं 1 बिलियन राइजिंग साउथ एशिया की कोऑर्डिनेटर हूं। 2012 में 2012-13 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च की और ये कहा कि पूरी दुनिया में 3 में से, हर 3 में से एक औरत पर वायलेंस होती है कभी ना कभी। 3 में से एक औरत। तो कैलकुलेट किया, पूरी दुनिया में 7 बिलियन औरतें थीं तब, 7 बिलियन लोग थे, 3.5 बिलियन औरतें थीं। 3 में से एक पर तशद्दुद होता है, यानी 3.5 बिलियन में से 1/3 पर, ओवर 1 बिलियन। हमने कहा 1 बिलियन पर वायलेंस होती है, इससे बड़ा तो कोई जंग नहीं है। और सबसे ज्यादा ये वायलेंस कहां होती है? जहां और कोई वायलेंस नहीं होती। क्लास वायलेंस घर में नहीं होती, कास्ट वायलेंस घर में नहीं होती, रिलीजियस वायलेंस घर के अंदर नहीं होती। पेट्रियार्कल वायलेंस इज द ओनली वायलेंस व्हिच टेक्स प्लेस विद इन द होम। और होम को कहा जाता है कि कमला, घर के बाहर मत जाना, तुम घर में सिक्योर हो। इंडिया पाकिस्तान में रिसर्च करके देख लें कि सबसे ज्यादा अनसेफ औरत अपने घर में है, सबसे ज्यादा अनसेफ। इसके ऊपर मैंने एक गाना लिखा था जिसमें था
कि दुश्मनों की जरूरत किसे, जुल्म अपनों ने हम पे किए, तो हमें कोई और नहीं चाहिए, हमारे घर वाले काफी हैं हमारी सुबह से रात तक तबाही करने के लिए। तो तब अमेरिका की एक औरत ई वेंसलर ने सोचा कि हम को इसके खिलाफ और काम करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि कर शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो भी जानती है, हम भी जानते हैं कि वायलेंस पर काम तो बहुत सालों से हो रहा है, हमें और बड़ा करके करना चाहिए। तो हमने उसका नाम दिया कि अगर 1 बिलियन पर वायलेंस है तो क्यों ना 1 बिलियन लोग, वो नहीं जिनके ऊपर वायलेंस होती है, वो जिनके ऊपर वायलेंस नहीं होती मगर जो औरत और लड़की की इज्जत करते हैं और उससे प्यार करते हैं। तो हमने माना कि बहुत सारे मर्द हैं जो औरतों पर वायलेंस नहीं करते। अगर 1/3 पर वायलेंस हो रही है, इसका मतलब 2/3 मर्द शायद घरों में वायलेंस नहीं करते। पर हमने ये मान के चले, हम हर मर्द वायलेंट नहीं है और हर औरत नॉन वायलेंट नहीं है। औरतों की वायलेंस का भी कोई हद नहीं है। सासों की वायलेंस, नंदों की वायलेंस, भाभीियों की वायलेंस, बहुओं की वायलेंस, अमीर औरत की वायलेंस अपनी मेड सर्वेंट पर, कोई दूध में धुली हुई नहीं है जो नॉन वायलेंट है। वायलेंस एंड नॉन वायलेंस एक इंसानी चीज है। औरत भी वायलेंट हो सकती है, मर्द भी वायलेंट हो सकते हैं और हैं। हाँ, ज्यादा वायलेंट मर्द हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है। आज औरतों को दे दो पावर, फिर देखना। तो we said we will call it 1 billion rising. तो she contacted a few friends of her all over the world और हमसे उसने कहा कि should we start this? तो हमने कहा yes we will start। और मैंने कहा कि it should be democratic। हम क्या करेंगे वो अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, ना वो औरत डिसाइड करेगी। ये पार्टिसिपेटरी होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अगर मैं साउथ एशिया की कोऑर्डिनेटर हूं तो दिल्ली में बैठ के मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि पाकिस्तान में ओबीआर की एक्टिविटीज क्या होंगी। तो उसने कहा बिल्कुल। ऐसे देयर विल बी नो ब्रांडिंग। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी डे। तो मैंने कहा ये वी डे के नाम पर नहीं होगा, ये 1 बिलियन राइजिंग के नाम पर होगा जो हम सबका होगा। तो इट वाज एग्रीड अपॉन। आज हम करीब 85 कोऑर्डिनेटर्स हैं पूरी दुनिया में। अब जैसे मैं 8 कंट्रीज को देखती हूँ, अब एक इंडियन कोऑर्डिनेटर भी है और एक बांग्लादेशी भी है, एंड आई एम फॉर साउथ एशिया। ऐसे ही 3-4 औरतें अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को देखती हैं। तो इसमें जो स्लोगन दिया वो क्या था? वो था स्ट्राइक, डांस, राइज। स्ट्राइक का मतलब खड़े हो जाओ, उठो, अटैक करो। डांस, तो लोगों ने कहा यार ये डांस कहां से घुसा रहे हो? मतलब इतनी सीरियस बात है, औरतों पर तो वायलेंस हो रही है और आप कह रही है डांस। तो हमारा जवाब था कि अब हम विक्टिम्स के जैसे नहीं उठ रही, हाय हाय मार सटिया, मेरे को मार दिया, छाती पीटती हुई औरतें नहीं उठ रही। अब हम सर्वाइवर्स के जैसे उठ रही हैं। हम नाचती हुई आएंगी, हम गाती हुई आएंगी, हम नारे लगाती हुई आएंगी, क्योंकि आपके 4000 साल के तशद्दुद के बाद भी हम जिंदा हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम ग्लोबल हैं। तो हम डांस करते हुए आएंगे कि अभी भी जिंदा हैं, सेलिब्रेट करते हुए आएंगे। एंड राइज, राइज का मतलब ये नहीं कि नींद से उठ जाए। राइज का मतलब जैसे समंदर उठता है, समंदर की लहरें उठती हैं। We will rise like the waves of the sea.
तो ये आज 207 ममालिक में ये चल रहा है। कौन सा दिन हमने मुकर्रर किया, ये बहुत जरूरी है। हमने 14 फरवरी मुकर्रर किया। 14 फरवरी क्या है? 14 फरवरी है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे क्या है? ये कोई कैपिटलिस्ट वो आर्ची के कार्ड बेचने वाला दिन नहीं है। ये तो कैपिटलिज्म ने इसका उल्लू बना दिया है। वैलेंटाइन एक पादरी थे 1900 साल पहले, जिन्होंने मोहब्बत के लिए लड़ाई की थी, जैसे बुल्ले शाह ने की, जैसे बाबा फरीद ने की, जैसे निजामुद्दीन औलिया ने की, जैसे कबीर ने की। मोहब्बत के लिए लड़ाई, कि मोहब्बत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत मर्द हैं, कि दो मर्द हैं, कि गोरे हैं, कि काले हैं, कि हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं। वहां पर राजा चाहता था कि पड़ोसी छोटे छोटे देशों को अटैक करके और उनको कंट्रोल कर ले। तो उसने शादियों पर बैन लगा दिया और कहा यहां का कोई भी जवान मर्द शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर शादी करता है तो वो फिर जंग में नहीं जाता। अब वो नए नए ईसाई बने थे, तो लड़के लड़कियों ने कहा भाई हमको तो शादी करनी है, हम क्या करें, और बिना प्रीस्ट के हम कर नहीं सकते, पाप लगेगा। तो फादर वैलेंटाइन ने कहा सुनो, तुम मेरे पास आ जाया करो रात को, मैं प्रीस्ट हूं, मैं तुम्हारी शादियां करा दूंगा। उसने शादियां करानी चालू कर दी और पकड़ा गया, फांसी चढ़ाई गई। और उसके कई सौ साल बाद फिर पोप ने उनको सेंट का दर्जा दिया। तो व्हाट आर वी सेइंग? अब ये बुल्ले शाह के जन्मदिन पर भी हम कर सकते थे, लेकिन पूरी दुनिया में उनको नहीं जानते। ये हम कबीर के जन्मदिन पर भी कर सकते थे, बिकॉज दिस फेलो वैलेंटाइन इज नोन इन द वर्ल्ड। We selected that day, but we didn't select Valentine. We selected a symbol of love. तो हम क्या कह रहे हैं हीरा? हम कह रहे हैं कि वायलेंस का जवाब सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं हो सकता। वायलेंस का जवाब लव हो सकता है। नॉन वायलेंस का क्या मतलब है? तुमने मुझ पे वायलेंस की, मैं नॉन वायलेंस, बट आई एम नॉट developing a relationship with you. I'm not talking to you. I'm non-violent. ये तो बकवास है। जैसे मैं समझती हूं इनटॉलरेंस का ऑपोजिट टॉलरेंस नहीं है। तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं, मैं आई एम नॉट टॉलरेंट ऑफ यू। टॉलरेंट ऑफ यू मतलब ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूं, तुम दूर रहना मेरे से, आई टॉलरेट यू। Tolerate you? No. I want to get to know you. I want to love you. I want to care for you. I want you to care for me. तो हमने कहा कि वायलेंस का जवाब सिर्फ और सिर्फ लव होना चाहिए। और इस मूवमेंट में शुरू से ही मर्द भी हमारे साथ हैं। हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि सारी वायलेंस मर्द करते हैं या सारे मर्द करते हैं। हम मर्दों की पार्टनरशिप कबूल करते हैं, उनको लेकर चलते हैं आगे। तो ये मूवमेंट इस साल उसका 9वां बरस है, और कोविड की वजह से लास्ट ईयर हमने जो स्लोगन दिया वो है राइजिंग गार्डन्स। और इसके पीछे क्या सोच है, क्या थिंकिंग है? इसके पीछे थिंकिंग है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। तो इस बार हमने कोविड की वजह से, क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, औरत के खिलाफ वायलेंस और नेचर के खिलाफ वायलेंस को जोड़ते हुए
कहा राइजिंग गार्डन्स, कि हम और कोशिश करेंगे कुदरत के नजदीक आने की, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, शहरी लोगों के साथ। और ये बहुत एक पॉलिटिकल कॉल है, यानी दिस कॉल इज अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, chemical poisonous agriculture. Rising Gardens is against profit mongers, जो मुनाफाखोरी के लिए बच्चों को जंक फूड खिला खिला के मार डालते हैं। So it's a very very political thing. और ये अब हम कोशिश कर रहे हैं, तुम जिस शहर में तुम रहती हो वहां 2 महीने पहले रोजन ने, उन्होंने जो अपनी नई जगह बनाई है, वहां जमीन थी, तो हमने लाहौर से अपनी दोस्त नासिरा हबीब को, जो पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रही है पाकिस्तान में, कुछ स्कूलों में जाके करवाती है, कुछ घरों में जाके करती है, और अपने घर में वो हर चीज उगाती है। नासिरा, उसने फेमिनिस्ट काम से शुरू किया असर के साथ, उसके साथ मैंने 1980s में बहुत वर्कशॉप्स की। शी वॉज अ फुल टाइमर इन असर। उसके बाद वो एजुकेशन में गई, इनफॉर्मल एजुकेशन, फिर वो एजुकेशन से एग्रीकल्चर में आ गई। तो उन्होंने रोजन में जाके ये एक गार्डन, वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू की है। फिर वो पड़ोस में पड़ोसियों को दे रहे हैं, 1-2 आपके स्कूलों ने जाके भी वो किया है। तो ये राइजिंग गार्डन में 1-2 चीजें और जुड़ी हैं कि हम मोहब्बत के गार्डन्स बनाएंगे, हम कम्युनिटीज को इकट्ठा लाएंगे। अगर रोजन में गार्डन है तो सिर्फ रोजन के लोगों के लिए नहीं है, आसपास जितने लोग हैं, क्या उनके साथ रिश्ता बन सकता है? क्या रोजन की नर्सरी से सिर्फ बैंगन का बीज ना जाए, दोस्ती का बीज भी साथ चला जाए, मोहब्बत का बीज भी साथ चला जाए, तो कल उस बस्ती में कोई और प्रॉब्लम हो तो वो फिर रोजन में आ जाए, और रोजन में कल कुछ हो जाए तो बस्ती वाले इकट्ठे हो जाएंगे, अरे क्या हो गया, ये तो हमारे दोस्त हैं, इनके साथ तो हम सब्जियां उगाते हैं, इनके यहाँ चोर कैसे आ गया। तो Rising Gardens is not only about growing plants, it's about growing relationships between human beings, relationships between communities. अब मैं अपना एक आखिरी पॉइंट, नहीं, मैं उस आखिरी से पहले एक और सेकंड आखिरी, जब मैं खेती करती हूं तो मैं क्या सीखती हूं कि मुझे मौसम को ध्यान में रखना चाहिए। यानी मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं सुप्रीम नहीं हूं, मौसम सुप्रीम है। मुझे बीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, बीज की नेचर क्या है, वो सुप्रीम है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इंसानों को ह्यूमिलिटी सिखाती है, ह्यूमिलिटी सिखाती है। एक छोटा सा ये जो बीज है, मुझे इसकी नेचर के तरीके से प्लांट करना होगा, कौन से मौसम में कितना पानी, कितना गड्ढा, कितना ये, कितना। और मैं इसको ऑर्डर नहीं कर सकती कि देख मुझे तो जल्दी खाना है, तो 15 दिन की जगह 6 दिन में उग जाना। I have to come closer to the laws of nature, understand and accept the laws of nature. I have to understand that I am not the master of nature. I have to learn to wait. I have to learn to care, to nurture, like mothers do to their children. अभी भी अगर मैं एक अर्बन औरत हूं, मैंने तो आज तक कोई पौधा नहीं लगाया, मैं तो थ्योरी की बातें करती हूँ, मैं तो बकवास करती हूँ सिर्फ।
तो अगर तुम और मैं पौधे लगाने लग जाएं जो मैंने नहीं लगाए, तो मेरा पूरा नजरिया दुनिया के तरफ बदल जाएगा. And that is the idea. So Rising Gardens is about gardens of love, communities of cooperation and love. और मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, आज जो दुनिया में प्रॉफिट मॉन्गरिंग, मुनाफाखोरी, हेट्रेड, वॉर और वायलेंस है, इसको डील करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है लव. मैं इसको लव कह रही हूं, दूसरा वर्ड मैं इसके लिए यूज कर सकती हूं ह्यूमन वैल्यूज. लेकिन ह्यूमन वैल्यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ह्यूमन वैल्यूज से मैं की जगह मैं कहती हूँ कि इससे डील करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है लव. साइंस में अगर लव नहीं है तो साइंस कैन बी यूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड. साइंस में अगर लव नहीं है, it can be used to make a bomb which I can use to bomb you or you can use to bomb me. इकोनॉमिक्स में अगर लव नहीं है तो मैं कोई भी चीज बेचूंगी, एडवर्टाइज करूंगी जिससे मुझे मुनाफा मिले. बस मैं पेप्सी कोला बेचूंगी, मैं बार्बी डॉल बेचूंगी, मैं टॉय गन्स बेचूंगी, मैं पोर्नोग्राफी बेचूंगी, बिकॉज सिर्फ मुनाफा. अगर मैं इकोनॉमिक्स में लव ले आऊं और मैं कहूं कि क्या इससे किसी इंसान को नुकसान होगा, तो वो इकोनॉमिक्स में से खून नहीं निकलेगा. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, उस पैसे में जो मैं कमाती हूं खून नहीं होगा. पॉलिटिक्स में अगर मैं लव ले आऊं तो मैं हिंदू मुसलमान को लड़ा के इंडिया में वोट नहीं बटोरूंगी. लव आ गया. मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगी कि सबसे पहले गरीब का फायदा होगा. स्कूल में अगर लव आ गया तो टीचर देखेगी कि कैसे मैं हर बच्चे का ख्याल रखूं, और खास तौर से द वीकर चाइल्ड. तो मेरा तो ये मानना है कि लव की जो गोली है ये हम सबको खानी चाहिए, और सबसे पहले खुद से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में भी लव की कमी है. कैसे हम अपने स्टाफ को ट्रीट करते हैं, कैसे हम अपनी बहू को ट्रीट करते हैं, सास को ट्रीट करते हैं, बहन को ट्रीट करते हैं, भाई को ट्रीट करते हैं, कैसे वालिदैन अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं. अपने घरों से शुरू करें. अगर लव है तो इंक्लूजन होगा, लव है तो इंटरसेक्शनैलिटी होगी, लव है तो डेमोक्रेसी होगी. मैं अपना फैसला, हीरा मुझसे छोटी है 40 साल, तो मैं अपना फैसला हीरा पर नहीं थोपूंगी, और हीरा दस्तक में अपना फैसला अपने से 2 साल छोटी लड़की पर नहीं थोपेगी, क्योंकि हीरा 2 साल सीनियर है. क्योंकि एक बार ये बीमारी चल गई तो फिर तो चल गई ना. तो ये मैं मानती हूं कि अगर हम इसको लव कह के ये सब समझ लें, दैट इट विल बी इंक्लूसिव, इट विल बी डेमोक्रेटिक, it will be caring, it will be sharing, it will be loving, all human values. फिर आप किसी के human rights violate नहीं कर सकते, आप earth rights violate नहीं कर सकते. तो मेरा तो आजकल बस यही नारा है, लव लव लव. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हर मजहब का, हर स्पिरिचुअल परसूट का यही नारा रहा है, हर सूफी का यही नारा रहा है, बुद्धा का यही नारा रहा है. तो कोई नई बात मैं नहीं कह रही,
लेकिन हम लोगों ने लव की बात करना कहीं नहीं सीखा। स्कूल कॉलेज में कंपटीशन सीखा, लव नहीं सीखा। अपने नोट्स सबसे नजदीकी दोस्त को भी नहीं दिए कि अगर वो फर्स्ट आ गई तो मेरा नंबर कम हो जाएगा। तो हमने लव ना कहीं सीखा, ना हमने इसकी बात की। फेमिनिज्म में भी, एनजीओज में भी हमने लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। लगा लव्स तो बड़ा लिचपिच है, बड़ा औरताना है। हम तो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की बात करेंगे, हम तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करेंगे, हम तो अरे मोहब्बत ही नहीं है तो बंद कर दो दस्तक। किस चीज की दस्तक दे रहे हो? कंसल्टेंसीज की दस्तक दे रहे हो? तो नो नीड, जस्ट डोंट मेक फूल्स ऑफ पीपल। बहुत उल्लू बन गए वो लोग, एक और नई तंजीम नहीं चाहिए उनको उल्लू बनाने के लिए। तो मैं ये मानती हूं, एडमिट करती हूं कि हमने भी लव की ना तो बात की ज्यादा और ना प्रैक्टिस किया इसको। लेकिन आज मैं 75 की हो गई हूं, तो शायद इस वजह से बुढ़ापे में लव याद आ रहा है मुझे। हालांकि मैंने 25 या 30 साल पहले सबसे पहले ये कहा था that my work is based on love and it should be based on love। पर कहा था ना, कहने में और करने में तो बहुत फर्क है। तो मैं यहाँ रोकती हूँ। कमलापा, थैंक यू सो मच। और ये बात सुनने के बाद मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि राइजिंग गार्डन किस तरह से कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग क्लोज रिलेशनशिप्स बिटवीन कम्युनिटीज and can actually give rise to this bond of love among people who will be building those gardens together. And I will definitely be looking it up once again and learning more about the campaign. I just had one more question with you, although the time is up, but if you will allow, and then I will ask that question, because that is something that okay, so Kamalappa, the other day during our conversation, I obviously stood corrected when you spoke about that how, women in villages, them having more children is not something that is contributing to climate crisis. It is people like us who are at the helm of affairs. People like me, people who belong to the elite class, the urban communities. So if we can just talk about some of the myths that we have in terms of climate crisis, and how our youth needs to get their facts right in order to work in the right direction. Because you see, I spoke to 3-4 people about what you explained to me, and all of us were like, oh my God, why didn't we think about it from this perspective? We are actually responsible for all of this, not people like, people that we deem responsible. We are the ones who need help, not them, technically speaking. नहीं, देखो, मैं जब बीए में थी, एमए में थी, तो यही पढ़ाया जाता था कि जो गरीब लोग हैं ना, ये एंटी डेवलपमेंट है। इनकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान पिछड़े हुए हैं। अगर इन्होंने बच्चे इतने पैदा करते हैं ये कि पॉपुलेशन की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो मैंने धीरे 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 इस पर सोचना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे दादा दादी, नाना नानी दोनों के 8-9 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। नाना नानी के 13-14 थे, दादा दादी के 9-10 थे। क्यों? क्योंकि वो गांवों में रहा करते थे, गांवों के लोग थे, और खेती में लोगों की जरूरत होती है। और खेती में कोई अर्बनाइजेशन तो है नहीं कि जी 2 ही कमरे हैं तो 2 ही बच्चे होंगे, और 1 ही कमरा है तो 1 ही बच्चा होगा, और जितने बच्चे होंगे उतनी बढ़िया खेती होगी। उसके बाद मेरे मामा, मामी, बुआ थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, तो उन्होंने सबने बिना कमला भसीन के लेक्चर के या हीरा अमजद के लेक्चर के 4 या 5 बच्चे पैदा किए। उनके माँ बाप ने कितने किए थे? 10 से 13। इन्होंने ऑटोमेटिकली, नॉट बिकॉज ऑफ योर लेक्चर और माई लेक्चर और माई गवर्नमेंट्स लेक्चर, क्योंकि ये एजुकेटेड हो गए थे।
ये अर्बन हो गए थे। इनके घरों में अब डेथ्स कम हो गई थी क्योंकि हाइजीन इंप्रूव हो गई थी, वैक्सीनेशन सब बच्चों को लग रहे थे। ठीक है, तो चलो हम हेल्थ, हाइजीन और फूड और एजुकेशन 4 चीजें ले लेते हैं। और ये जो मैं कह रही हूं ये तुम्हारी जिंदगी में भी जो मैं कह रही हूं यही का यही है, और हर एक की जिंदगी में, और अमेरिका में भी जब एग्रीकल्चर इकोनॉमीज थी सबके 10-10, 12-12 बच्चे थे और सबकी जॉइंट फैमिलीज थी, सबकी, because this is related to your production process, your agriculture. उसके बाद क्या हुआ, हम भाई बहनों के, कजिन्स के, किसी की अभी 3 से ज्यादा बच्चे नहीं है, और 3 भी सिर्फ 2 के हैं, बाकी सबके 2-2 बच्चे। क्यों? क्योंकि हमारे तो बच्चे अब बिल्कुल ही नहीं मरते, बहुत ही कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाते हैं, और उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको ग्रीन कार्ड दिलवाना है अमेरिका में भेज के, उनका फलाना करना है, उनका ठिकाना करना है, हर एक को एक एक फ्लैट देना है इस्लामाबाद में, F6 में, F7 में सबको फ्लैट देना है, ये सब करना है। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये 4 चीजें मुहैया हो गई, एजुकेशन, बेटर लाइवलीहुड्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या पाकिस्तान के गरीबों को आपने ये चारों दे दी? एक भी नहीं दी चारों में से, पर आप चाहते हो कि उनके 2 बच्चे हों। मतलब कितने दोगले हैं हम लोग। उनके लिए कोई और रूल है, हमारे लिए कोई और रूल है। और दूसरी बात, मैंने एक दिन सोचा कि मेरी मेड सर्वेंट के जो 3 बच्चे हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, और मेरी एक बेटी कितना कंज्यूम करती है। हिसाब लगा लेना कितना पेट्रोल उसको स्कूल छोड़ने में लगता है, कितना उसके शैम्पूज और उसकी ब्यूटी और उसकी झुमके और उसके इन चीजों पे लगता है, कितना उसके कपड़ों पे लगता है, कितना उसके फैशन पे लगता है, कितना उसकी स्कूल की फीस है, करके देख लो। एटलीस्ट 100 टाइम्स हायर कंजम्पशन लेवल। तो मेरी बच्ची कंजम्पशन की वजह से एक नहीं है, 100 है। तो उसके 3 बच्चे हैं, मेरे 100 बच्चे हैं। My footprint on nature, on the planet, मेरी एक बेटी का फुटप्रिंट इस प्लेनेट पर इतना बड़ा है। और गरीब तो क्या बेचारे, हमारे बच्चों के पुराने कपड़े पहनते हैं, हमारे घर से फेंका हुआ खाना खाते हैं, हमारे घर के फेंके हुए अखबार वगैरह ले लगा के उनको रिसाइकल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। वो तो रिसाइकल मशीन है। और आज देख लो ना जाके बाहर, रोज सुबह जरा जाओ कर देखो कि इस्लामाबाद के फ्लैट से रोज सुबह कितना कचरा बाहर निकलता है, और एक गरीब के झोपड़ी से कितना कचरा बाहर निकलता है। अगर आपने कल अमेज़न से कुछ मंगाया है तो उसकी पैकिंग ही इतनी होगी कि आपको नहीं मालूम होगा कि कहां फेंकोगे। और कल अगर खाना कहीं से आया है, सारा की सारा खाना, मतलब एक पिज्जा, और वो जिसमें आया गर्म रखने के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टफ, और इको फेमिनिस्ट बैठ के उड़ा रही है उसको, और फिर दूसरे दिन आके यहाँ बात करेगी कि कमलापा इको फेमिनिज्म क्या होता है, फलाना क्या होता है, दिखाना क्या होता है। तो हीरा, अब वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं, वी गो बियॉन्ड वर्ड्स। शर्म आती है अब अपने आप पर, ये वर्ड्स यूज करने में शर्म आती है, शर्म। और लोग देख लेते हैं, हम जाते हैं अपनी बड़ी गाड़ी वहां जाके खड़ी करते हैं और उन पर इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वो कह तो नहीं सकते गरीब हैं इसलिए, वो नहीं कहते जा जा बीबी परे हट, स्यापा करन आ गई इत्थे, शक्ल वेख अपनी।
तेरी गड्डी ने आके जो पोल्यूट किया सानू, फ्यूम्स। तो अमेरिका के बारे में यही कहते हैं कि इतनी छोटी सी पॉपुलेशन है और कितना बड़ा फुटप्रिंट है, कितना वो कंज्यूम करते हैं दुनिया की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो मैं यही कह रही थी तुमको कि गांवों अगर बच्चे कम पैदा करने हैं, सबसे पहले उनको एजुकेशन दे दो, नौकरियां दे दो, हाइजीन दे दो, नालियां बना दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर जाके तकरीर करना। बिल्कुल ऐसा है। फिर लेक्चर देना। पहले ये 4 चीजें दे दो, फिर मुंह खोलना। और कौन सी सरकार ने दी? वो रोटी कपड़ा मकान वाले भी आके चले गए, कुछ दे के। ये भी Okay, Kamlapa, I think we are way above our time as well. So thank you so much in the sense कि मैं जब भी आपसे गुफ्तगू करती हूँ, ये सेशंस करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिलता है, सीखने का तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कि अब आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ें बेहतर करनी है। मतलब अभी भी जैसे कुछ दिन बाकी हैं अप्रैल के ख़त्म होने में, और हम दस्तक पे अभी अर्थ डे के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इससे भी हमें बहुत सा कंटेंट मिला है जिससे हम ये चीज आगे पोस्ट की फॉर्म में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और खुद भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे आपने पिछली दफा कहा था कि वी शुड वॉक द टॉक। सो अगर हमने इको फेमिनिज्म पे, हमने अर्थ राइट्स पे बात करनी है, तो सबसे पहले हमने खुद से शुरुआत करनी है कि हमारा फुटप्रिंट क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। सो टुवर्ड्स द एंड, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें मेरे जैसी और यंग लोगों को जो इस चीज पे काम करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी अमेजिंग। तो पिछले 1.25 घंटे से मैं बकवास कर रही थी, कोई मैसेज मैंने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पिछले तुसी बकवास कर रहे थे, हुण एक मैसेज दे दो। नहीं कमलापा, कि हम एक अगर एक चीज जहां से हमने एक चीज नहीं होती है, देयर इज, अगर मैं इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट हूं तो एक चीज होती नहीं है। या तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा या नहीं कर सकते। और मैंने एक चीज बता दी, आप मोहब्बत से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें अपनी। एंड मैं समझती हूँ कि मैंने 1 घंटा 20 मिनट में सिर्फ मैसेज दिए हैं। अगर किसी को समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो चलो ठीक है। बस टुवर्ड्स द एंड फिर हम यही कहेंगे कि अपने आप से शुरू करें, मोहब्बत से शुरू करें और अपने घर से शुरू करें। And thank you so much for being with us. And if you have any questions, please leave them in the comment section. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz.